नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम हलचल के साथ लेकर आए आज का गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं शारिक रहमान खान। शुरुआत दिल्ली से कर रहे हैं। राजधानी में केंद्र और राज्य सरकारें लगातार ये दावा कर रही हैं कि उनके बीच में कोई खींचतान नहीं है, कोई अनबन नहीं है और वो मिलकर एकजुट होकर काम कर रहे हैं। लेकिन गाहे बगाहे शारिक कुछ ना कुछ ऐसा निकल ही आता है कि दोनों की तनातनी जो है वो सामने आ जाती है। होम क्वारंटीन का जो नया नियम है उसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि हल्के लक्षणों वाले मरीजों को 15 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर में भेजना उन्हें हिरासत में भेजने जैसा है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर किसी बुजुर्ग को पकड़कर कोविड सेंटर ले जाया गया तो उनका ख्याल कौन रखेगा। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से होम क्वारंटीन के नए आदेश वापस लेने की अपील की है। कई लोगों के फोन आए जो बिल्कुल माइल्ड हैं या एसिम्टोमेटिक है, उन्हें कुछ भी नहीं है। अब उन्हें प्रशासन अगर जबरदस्ती पुलिस प्रशासन पकड़ के कोविड सेंटर में ले जाएगा और एक तरह से डिटेन करने वाली बात है 15 दिन के लिए। केंद्र सरकार से निवेदन है, उन्होंने जिस भी कारण से निकाला ऑर्डर, हो सकता है कुछ गलतफहमियां रही होंगी, अब उस ऑर्डर को वापस लें। शरद शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे शरद के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। शरद, कुछ दिन पहले की ही बात है जब एलजी ने यह ऑर्डर निकाला था कि 5 दिन आपको जाकर रहना पड़ेगा सरकारी क्वारंटीन में। उसको लेकर जो बैठक हो रही थी डिजास्टर मैनेजमेंट की, उससे नाराज होकर केजरीवाल वापस आ गए थे। फिर यह फैसला वापस हो गया था। अब यह क्या नया फैसला है और क्या है विरोध? मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं कि कोई अगर एसिम्प्टोमेटिक है या हल्के लक्षण है तो क्या अब उसे 14 दिन जाकर के सरकारी क्वारंटीन में रहना पड़ेगा? नहीं, देखिए, जो एलजी साहब का फैसला था वो 5 दिन वाला था, वो तो वापस हो गया। लेकिन उसके बाद में जो फैसले में संशोधन किया गया वो 2 संशोधन किए गए हैं। पहला संशोधन ये किया गया है कि पहले क्या होता था कि अगर कोई पॉजिटिव आता है तो प्रशासन के लोग, सरकार के लोग उनके घर पे जाकर ही असेसमेंट करके और वहीं पे फुल एंड फाइनल करते थे कि या तो ये शख्स होम आइसोलेशन में रहेगा या क्वारंटीन सेंटर रहेगा या हॉस्पिटल रहेगा। लेकिन अब ये कर दिया गया कि कोई अगर पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है कि उसको कोविड केयर सेंटर में ले जाए और वहां पर उसका असेसमेंट होगा, क्लिनिकल असेसमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ प्रशासन के लोग एक फिजिकल असेसमेंट उसके घर का करेंगे और जब ये पाया जाएगा कि वो होम आइसोलेशन के फिट है तभी उस क्वारंटीन सेंटर से या कोविड केयर सेंटर से उस शख्स को वापस उसके घर लाया जाएगा। एक और इस फैसले के अंदर संशोधन किया गया जिसकी तरफ ज्यादातर लोगों को ध्यान नहीं गया था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे समय बढ़ रहा है तो ध्यान गया है। वो ये है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन में कहीं ये बात नहीं लिखी है कि अगर किसी को कोई पुरानी गंभीर बीमारी है तो उसको क्वारंटीन सेंटर जाना होगा। लेकिन ये जो उपराज्यपाल का आदेश है इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी को पुरानी गंभीर बीमारी है तो ये एक कारण बनता है कि व्यक्ति को कोविड केयर सेंटर जाना होगा। तो ये 2 कारण हैं जो पहले और अब में जो है 2 बदलाव हुए हैं। और क्योंकि ये जो होम आइसोलेशन है दिल्ली के अंदर, ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या दिल्ली की केजरीवाल सरकार का पूरे देश में सबसे ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। मतलब ये कहा जाए कि पूरे देश में इतने लोग कहीं भी होम आइसोलेशन नहीं है जितने के अंदर दिल्ली के अंदर हैं। तो इसीलिए जो है लगातार केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में इसे लेकर तनातनी चल रही है। पिछले 2 दिन से मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आज भी ये माना जा रहा है कि इसी को लेकर सरकार जो है वो आगे बढ़ेगी। जी शरद, ये भी बताइए कि ये जो बात मुख्यमंत्री ने कही है ये सिर्फ मीडिया के सामने कही है या केंद्र या एलजी के सामने भी इस बात को रखा गया है जिस पर वो विचार करें? और दूसरा शरद, चाहे जितने ही दावे दोनों की तरफ से किए जाएं, केजरीवाल भी आकर बार बार कहते हैं कि हम एकजुट होकर काम कर रहे हैं, लेकिन खींचतान लगातार केंद्र और दिल्ली सरकार में बनी हुई है। देखिए, अमित शाह को कल चिट्ठी भी लिखी गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और फिर चिट्ठी भी जो है सार्वजनिक करी है। तो ये बात तो केंद्रीय गृह मंत्री से की गई है। रही बात कि दोनों सरकारें मिलकर काम करने की बात कर रही हैं, तो अदिति होता यह है कि जब ये कहा जाता है ना कि दोनों सरकारें मिलकर काम करेंगी, केंद्र और दिल्ली मिलकर काम करेंगी, तो समझ लेना चाहिए कि मिलकर काम नहीं हो रहा था। और अब ये कहा जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि हाँ मनमुटाव ना दिखाई दे, मतभेद ना दिखाई दे, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि खींचतान चल रही है, भले ही वो सतह पर नहीं आ रही है। अगर ये नहीं होती तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चिट्ठी ना लिखते कि आइए राधा स्वामी सत्संग वाला हमारा 10,000 बेड का कोविड केयर सेंटर आप देखिए। अगर ये नहीं होता तो अमित शाह इस पर जवाब ना देते सार्वजनिक तौर पर कि ये तो पहले तय हो चुका है 3 दिन पहले और हम 26 तारीख को
इसको शुरू भी करने वाले हैं, आईटीबीपी को सौंप दिया है। क्योंकि अगर ये बात हुई थी तो ये तो अरविंद केजरीवाल को भी पता होगी, तो क्यों उन्होंने चिट्ठी लिखी है। तो एक खींचतान चल रही है, अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन सतह में आने में कुछ समय जरूर लगेगा इसको। सिर्फ एक लाइन में अगर ये देखें कि पहले घर पे असेसमेंट होता था, अब कोविड सेंटर कोई जाएगा तो उस बेचारे को घंटों खड़े होने पड़ेंगे वहां। सरकारी सिस्टम हम और आप जानते हैं, ऐसे में उसकी परेशानी बढ़ेगी। शरद, एक लाइन में जवाब। परेशानी तो बढ़ेगी, जब आप घर से कहीं जाएंगे तो चाहे कोविड सेंटर ना भी हो तो भी आप बाहर निकलेंगे तो परेशानी तो बढ़ती ही है। शुक्रिया, शुक्रिया शरद। और कोरोना संक्रमण के मामले में राजधानी दिल्ली जो है अब वो मुंबई से भी आगे हो गई है। लगातार दिल्ली में मामले बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 3,800 नए मामले सामने आए, जबकि मुंबई में अब तादाद जो है वो दिल्ली से पीछे हो गई है, कम हो गई है। आपको बता दें कि मुंबई में जो तादाद है वो 68,410 है, वहीं दिल्ली में केस 70,000 के पार हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की तादाद अब 70,390 हो गई है। मुंबई में एक दिन में 842 नए केस सामने आए, वहीं दिल्ली में करीब 4,000। लेकिन इतने नए केस पूरे महाराष्ट्र में भी नहीं आते। हालांकि पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो दिल्ली के मुकाबले वहां करीब दोगुने मामले हैं, लेकिन दिल्ली लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। मुंबई के लिए अच्छी खबर है, 40 दिनों में सबसे कम 824 कोरोना के नए मरीज आए। 24 घंटे में कोई नया हॉटस्पॉट नहीं बना। और धारावी में सिर्फ 5 नए मामले सामने आए। धारावी बहुत तेजी से सुधार वहां पर नजर आया है। हालांकि राज्य कोविड टास्क फोर्स जो है उसके सदस्य कह रहे हैं कि पीक अभी खत्म नहीं हुआ है। इधर बीएमसी मिशन यूनिवर्सल टेस्टिंग चल रही है और अब मुंबई वासियों के लिए भी 2 दिनों के अंदर रैपिड टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। 40 दिनों बाद कोरोना मरीजों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट आई है। मुंबई में 824 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अच्छी खबर यह है कि यह संख्या पिछले 40 दिनों में सबसे कम है। वहीं हॉटस्पॉट रही धारावी में बीते 24 घंटों में 5 मरीज मिले हैं, जो 10 अप्रैल के बाद सबसे कम आंकड़ा है। धारावी का डबलिंग रेट रिकॉर्ड 102 दिन हो चुका है, जो अप्रैल के दूसरे हफ्ते में 3 दिन था। लेकिन वरिष्ठ डॉक्टर और महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर ओम श्रीवास्तव मानते हैं कि ये आंकड़ा अगर और लंबे समय तक बना रहे तभी मुंबई को पीक से थोड़ी राहत मिलती नजर आती है, क्योंकि अब भी राज्य कोरोना ग्राफ में सबसे ऊपर है। इस समय इसके आगे अगर जो केसेस हैं वो और नहीं बढ़ेंगे तो ज़्यादा उम्मीद इसी बात की है कि पीक ख़त्म हो गया है। वायरस की जो गिनती है, जो इनको कोविड हुआ है उनकी गिनती कम हो, लेकिन उसमें 2 या 3 चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो बरसात का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या इसकी वजह से कुछ केसेस के नंबर्स बढ़ेंगे या कम होंगे, ये देखना होगा। ये आने वाले 2 या 3 महीने में जितने समय तक बरसात रहेगी ये देखना होगा। दूसरा, एक बार लॉकडाउन हट गया तो सोशल डिस्टेंसिंग कितनी हो रही है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुई तो फिर दोबारा से कहीं कुछ जगहों में जो नंबर्स हैं वो बढ़ने की संभावना ज़रूर है। इधर साइन अस्पताल के पूर्व डीन डॉक्टर सुलेमान मर्चेंट बिना लक्षण वाले मरीजों की टेस्टिंग न करने को जोखिम भरा फैसला मानते हैं। अगर एसिम्प्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग नहीं होगा तो वो सही बात नहीं है। मास सर्वेलेंस जो कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। मेरी ये दरख्वास्त है, अगर लोग सिर्फ सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स का टेस्टिंग कर रहे हैं, मास स्क्रीनिंग करें तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स का भी टेस्टिंग जारी रखें। इधर बीएमसी ने मिशन यूनिवर्सल टेस्टिंग शुरू की है। इस रैपिड टेस्टिंग से अब केवल आधे घंटे में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी। 1 लाख एंटीजन टेस्ट की खरीदी की गई है और इसका इस्तेमाल परसों से शुरू हो जाएगा। इसमें 1 लाख व्यक्ति पहले चरण में उनको हम टेस्टिंग करेंगे। उसमें हेल्थ वर्कर है, कंटेनमेंट जोन में के जो रहवासी वो उनका समावेश है। इसके साथ ही जो क्वारंटाइन फैसिलिटी में हमारे दाखिल है उनका भी समावेश रहेगा। इनका सब टेस्टिंग करने का बेनिफिट ये होगा कि उसमें से जो पॉजिटिव पाए गए रुग्ण हैं, पेशेंट्स हैं, उनको हम अलग करेंगे और उनका देखभाल करेंगे, उनको ट्रीटमेंट देंगे। इसके साथ ही 70 साल के ऊपर के उम्र वाले लोगों को पहले मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत हुआ करती थी, वो भी हमने अभी माफ़ कर दी है। बोरीवली, मुलुंड, दहिसर, मलाड, भांडू, बांद्रा और कांदिवली जैसे इलाकों वाले 7 वार्ड पर बीएमसी की सख्त प्लानिंग जारी है, क्योंकि यहां मामले ज्यादा हैं और डबलिंग रेट 19 से 27 के बीच है।
जबकि मुंबई 39 दिनों की डबलिंग रेट पर है, जो कि शहर के लिए सुकून की खबर है। पर मॉनसून सर पर है और खतरा अभी टला नहीं है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सरकारी सूत्रों से पता चला है कि अब ई कॉमर्स के जरिए खरीदे जाने वाले सामान पर यह लिखा हो जरूरी होगा कि वो किस देश में बना है। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के जरिए जो सामान आता है उसमें 2 हफ्ते में आपको सामान पर वो नाम दिखेंगे जहां पर वो सामान बना था। और ये फैसला हम सब जानते हैं कि चीन के सामान का बहिष्कार करने की मांग के बाद किया गया है। जिस तरह से पूर्वी लद्दाख में चीनी और भारतीय सेना आमने सामने हुई, भारत के 20 जवान वहां पर शहीद हुए, उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं सभी के जहन में ये बात उठ रही थी कि चीनी सामान का बहिष्कार करना है। लेकिन ज़मीन पर ये उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कई बिलियन डॉलर्स का चीन के साथ हमारा कारोबार होता है। ऐसे में किस तरह से चीनी सामान का बहिष्कार जो है वो ज़मीन पर उतर पाएगा, वो बहुत एक लंबी प्रक्रिया होगी, लंबा वक्त उसमें लगेगा। और यहाँ पर कोशिश ये भी की जा रही है चीनी सामान का बहिष्कार करने के मकसद के साथ ही कि भारत जो है उसे आत्मनिर्भर बनाने का बढ़ावा देने की कोशिश ये की जा रही है। तो अब जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि 15 दिनों के अंदर ये बात साफ हो जाएगी कि जो अमेज़ॉन और जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं जैसे फ्लिपकार्ट है, ये आपको उस सामान पर वो नाम दिखने लगेंगे कि किस देश में ये सामान बना है। अदिति, देखना होगा क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या ये संभव हो पाएगा और क्या ये व्यवहारिक है, क्योंकि दुनिया के बाजार खुले हैं और ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरह से मिक्स हैं हिंदुस्तानी चीज़ों के साथ कि उस बात की कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, एक कोशिश है कि अब उस पर लिखा होगा कि कहाँ का ये सामान बना हुआ है। और बहुत सारी चीज़ों के लिए शारीरिक निर्भरता भी है हमारी, चाहे वो कच्चे सामान के लिए हो, जो रॉ मटेरियल आता है, कहीं पर जो असेंबल कई चीज़ें होती है उनमें हमको ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में उतना आसान नहीं है। लेकिन ये अब जब इन कंपनीज पर जिनकी प्रोडक्ट्स आप खरीदेंगे, अगर उस पर ये लिखा होगा कि ये किस देश में बना है, तो ये कहीं ना कहीं खरीदने वालों पर भी छोड़ा जा रहा है कि वो खरीदना चाहे या नहीं, वो देख सकते हैं। लेकिन कम से कम उन्हें ये पता होगा कि ये सामान जो है ये चीन में बना है या ये जापान में बना है या ये अमेरिका में बना है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब वो आपके घर के दरवाजे पर होगा तब आपको पता चलेगा ये किस चीज़ का कहाँ का बना है। तो ऐसे में अगर आप खरीदने वो जाएं तो अच्छा, हाँ, फ्लिपकार्ट पे जब आप ऑर्डर कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, हाँ, ऑनलाइन तो कहीं ना कहीं उस पर ये वहीं पर लिखा होगा, ऑनलाइन में, जी, ताकि आप खरीदने से पहले ये फैसला कर पाएं कि आपको ये सामान खरीदना है या नहीं खरीदना है। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। आप एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। कुछ देर में हम उस पर एक पोल चलाएंगे जिसमें 5 खबरें दिखाएंगे। आप कौन सी खबर चुनना चाहते हैं, आप जाकर उसमें वोट कर सकते हैं। तो सबसे पहली खबर आज की टॉप 5 में आपको बता देते हैं कि कोरोना के मामलों में अब दिल्ली जो है वो मुंबई से भी आगे निकल गया है। 70,000 के पार हो गए हैं अकेले दिल्ली में ये मामले। दूसरी खबर इसमें है ई कॉमर्स से जुड़ी हुई, और अब अगर आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों में ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो उस पर जो भी सामान आप खरीदेंगे उस पर लिखा होगा कि ये सामान किस देश में बना है। और चीन के सामान का बहिष्कार करने के चलते ये रणनीति बनाई है। 2 हफ्ते में आपको ऑनलाइन दिखने लगेगा कि कौन सा सामान किस देश में बना है। तीसरी खबर बॉर्डर से जुड़ी हुई है। एलएसी पर किस तरह से चीन जो है उसके खतरनाक मंसूबे सामने आ रहे हैं, और सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि हमारी सीमा से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर जो है वहां पर चीन ने बड़ी बड़ी अपने जो तोपखाने हैं, अपने जो हथियार हैं वो वहां पर रखे हुए हैं, और चीनी फौज भी नजर आ रही है। चौथी खबर आपको टॉप 5 में बताएं वो है आईआईटी बॉम्बे से जुड़ी हुई। वहां पर फैसला किया गया है कि दिसंबर तक अब सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही होंगी, यानी कि दिसंबर तक कोई भी क्लासेस नहीं लगने वाली हैं, सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाई जो है वो होगी। इसके अलावा देश भर में जिस तरह से कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, प्लाज्मा डोनर्स की मांग बढ़ रही है, और कोशिश यही है, सबसे यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द लोग आगे आएं और लोगों की मदद करें। तो आप इसमें से कौन सी खबर है जो विस्तार से देखना चाहते हैं, आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और आप इसमें वोट भी कर सकते हैं।